Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is aptitude test number 43 and today is 12th of June 2020, right? The first question is regarding with current affairs in the general science. So the question number 1 is in front of you. What it is? The question is in front of you. Which state government has approved the draft ordinance titled Cow Slaughter Prevention Amendment Ordinance 2020 to protect cow from the slaughter? किस राज्य सरकार ने गाय को वध से बचाने के लिए गौहत्या निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 शीर्षक अध्यादेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, राइट। जो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आपने देखा होगा कल ही इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, एक नया अध्यादेश लाया जा रहा है गौवंश को हत्या को रोकने के लिए। और याद रखिएगा अगर इसमें कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की कैद, 10 साल की जेल हो सकती है और साथ में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ऐसा करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन चुका है, इतनी कड़ी सजा का प्रावधान जिसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश की आपको कैपिटल राजधानी पता है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर दैट मीन्स मुख्यमंत्री जी का नाम मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर राज्यपाल क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल जी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुल जिलों की संख्या, जनपदों की संख्या 75 है, राइट। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी, राइट। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। Which country has declared national emergency after a massive fuel leak spilled into the Amber Naya River in the Arctic region? ऑप्शन किस देश ने कृत्रिम क्षेत्र में अंबर नाया नदी में बड़े पैमाने पर ईंधन रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए रशिया, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी रोमानिया। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रशिया, राइट। हाल ही में रशिया का जो आपका एक साइबर सिटी है जिसका नाम हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड, वहां पर आपने देखा कि क्या हुआ है, किसी केमिकल का, किसी फ्यूल का अत्यधिक रिसाव हो गया है और जो सारा का सारा किस में डाल दिया गया है, जो वहाँ की एक नदी है अंबर नाया जो आर्कटिक रीजन में आती है। और ऐसा करने पर वो अत्यधिक इतना ज़्यादा उसका मतलब बहाव होने की वजह से वो नदी का पानी इतना गंदा हो गया है, इतना खराब हो गया है, इसी वजह से नेशनल इमरजेंसी दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है उस वहाँ पर क्या बोलते हैं उस सिटी में। और एक किसने लगाया है? वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो 5वीं बार चुनकर आए हुए हैं, जिनका नाम क्या है आप लोग जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन, राइट। तो जो रशिया के क्या है, क्या बात करते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको स्टेट इमरजेंसी लगाई हुई है, राइट। याद रखिएगा तो कौन सी नदी में? अंबर नाया, ठीक है। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। क्या कैपिटल है? मॉस्को। और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मयूर नृत्य इज द फोल्क डांस इन विच स्टेट? मयूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो अगर मैं बात करूं तो जो आपने देखा है कथक है वो आपका याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का वो आपका स्टेट का आपका राज्य नृत्य है जिसके लिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय नृत्य की बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि इसका जो फोक डांस है दैट मीन्स अगर लोक नृत्य की बात करें जो बहुत पुराने तरीके से चलता हुआ आ रहा है वो आपका कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य।
मयूर नृत्य, इसमें जो जितने भी आपके नृत्यिकाएं और नृत्यक रहते हैं वो सारे के सारे मोर की वेशभूषा में रहते हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही फेमस नृत्य है मयूर नृत्य। और जो लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम जनरल साइंस। विच लेंस इज यूज्ड इन द करेक्शन ऑफ मायोपिया? राइट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी प्लेनो कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर डी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस। 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव लेंस। याद रखेंगे, जो निकट दृष्टि दोष होता है दैट मीन्स आपका अगर मायोपिया की बात करें तो इसको दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें हमें निकट की चीज़ तो क्लियरली दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ क्लियरली नहीं दिखाई देती। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच वी कैन सी क्लियरली द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड फॉर overcome this defect we have to use a concave lens, या बोल सकते हैं we have to use a concave lens of suitable power। याद रखिएगा, तो concave lens किसमें यूज करते हैं? मायोपिया में। और convex lens यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। राइट, हाइपरमेट्रोपिया दैट मीन्स दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु क्या यूज करते हैं? याद रखिएगा, उत्तल लेंस। लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव लेंस दैट मीन्स अवतल लेंस। अच्छा, अवतल लेंस का और कहाँ पर उपयोग है? तो याद रखिएगा, द अदर यूजेस ऑफ द कॉनकेव लेंस आर इन द टेलीस्कोप और इन द बाइनोकुलर्स। राइट, तो याद रखिएगा दूरबीन में, है ना, बाइनोकुलर्स एंड द टेलीस्कोप में भी हम लोग यूज करते हैं किनका? याद रखेंगे किनका? कॉनकेव लेंस का। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी पोर्शन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 जून, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 10 नवंबर। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। तो याद रखिएगा, जो हिंदी दिवस है, अगर मैं इसको बात करूं तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखना, अगर राष्ट्रीय लिख के आ जाए या फिर हिंदी दिवस लिख के आ जाए तो आपको आंसर हमेशा से क्या लिखना है? 14 सितंबर। अब मैंने ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और है, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, तो याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। राइट, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है सा का उच्चारण स्थान है। राइट, सा। ओके, ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं अगर आपको बता दूं तो आपका इसका सही आंसर है आपका मूर्धा। राइट, तो आपने देखा, आपने जो हिंदी वर्णमाला में पढ़ा वो 3 तरीके के आपने सा पढ़े हुए हैं। राइट, एक आपका ए सा पढ़ते हैं, एक हम ए सा पढ़ते हैं और एक हम ए सा पढ़ते हैं। लेकिन इनके कुछ नाम हैं जो हम लोग नहीं जानते। बेसिकली हम लोग बात करते हैं सेटी सा, पाका सा, राका सा, लेकिन ये सही नाम नहीं। सही नाम इनके क्या है? इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, तालब्बीशा। क्या बोलते हैं? तालब्बीशा। क्या बोलते हैं? तालब्बी। राइट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, मूर्धन्य। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाले सा को दंती। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, दंती। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थल, अगर हम बात करें तो इस सा का जो उच्चारण स्थल है वो तालु से है, तालु, इसलिए इसका नाम तालब्बीशा हो गया। इसका उच्चारण स्थल मूर्धा से है, इसलिए इसका नाम मूर्धन्य सा बोलते हैं। और इस सा का जो लास्ट वाला सा है, इसका हम लोग बोलते हैं दंत से, इसलिए इसका नाम
दंतीसा हो गया। याद रखिएगा, कोई भी नाम आ सकता है तो याद रखेंगे। और यहाँ पे कौन से वर्ण है? ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। सा शा शा हा, याद रखिएगा। तो मूर्धन्य शा, दंतीसा और तालव्य शा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट और द करेक्ट सिनोनियम ऑफ डिस्क्रीट, DISCREET, राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है आपका? मैच्योर। ऑप्शन नंबर बी क्लेवर। ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर डी प्रूडेंट। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, so time's up and hope so you have chosen the right option, and the right option it is option number D, prudent, right? So अगर मैं बात करूँ discreet means होता क्या है? discreet means होता है सावधानी से, discreet means होता है सावधान समझदारी से, विचारशील। अगर मैं न्याय संगत, तर्क संगत, इतने सारे आपके मीनिंग होते हैं। मैच्योर मीन्स क्या होता है? हम बात कर सकते हैं, मैच्योर मीन्स होता है विकसित, राइट। यू आर मैच्योर नाउ, दैट मीन्स अब आप विकसित हो चुके हैं, किसी चीज की समझ ले चुके हैं। समझदार भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, चतुर। इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, ओके। एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? तो याद रखिएगा, हम प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है समझना है हमें। प्रूडेंट मीन्स होता है विचारशील, या फिर हम बोल सकते हैं समझदारी। तो अगर एक सिंपल से मीनिंग की बात करें तो बेसिकली चारों के चारों वर्ड थोड़ा सा तो सिमिलर है, लेकिन अगर मैं करेक्ट के लिए अगर आपको बताऊं, डिस्क्रीट का जो एप्रोप्रिएट सिनोनियम आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? प्रूडेंट आ रहा है, राइट। डिस्क्रीट मीन्स विचारशील, लगनशील, न्यायसंगत, तर्कशील। उसी तरीके से प्रूडेंट मीन्स भी क्या होता है? विचारशील, तर्कशील, राइट। मतलब जो कोई विचार और तर्क के साथ में जो कोई बात करी जाए वो प्रूडेंट कहलाता है। वो बंदा क्या कहलाता है? प्रूडेंट। वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट कहलाता है, राइट। याद रखिएगा, इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब स्पेलिंग चूज करनी किसकी सही लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए ACOMODATION। ऑप्शन नंबर बी ACCOMODATION। ऑप्शन नंबर सी ACOMMODATION। ऑप्शन नंबर डी ACCOMMODATION, राइट। जल्दी से, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स इसकी सही स्पेलिंग क्या है? ACCOMMO, एक्कोमोडेशन, DATION। एक्कोमोडेशन मीन्स क्या होता है? ओके, एक्कोमोडेशन मीन्स होता है निवास स्थल, राइट। आई नीड एक्कोमोडेशन टू इन दिल्ली। मुझे दिल्ली में एक निवास स्थल चाहिए, बोलते हैं ना। अगर आप एक जॉब में हो तो बोलते हैं व्हाट इज द एक्कोमोडेशन, वेयर इज द एक्कोमोडेशन, ओके। तो हम बोलते हैं ना निवास स्थल। या फिर हम इसको कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, एक्कोमोडेशन मीन्स समझदार भी होता है, ठीक है, समझदारी भी होता है, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मीनिंग फॉर द एक्कोमोडेशन इज यूज्ड इन इंग्लिश, दैट इज फॉर द लिविंग प्लेस, राइट, मतलब निवास स्थल के लिए। चलिएगा आगे बात करते हो, इसकी सही स्पेलिंग क्या है? ACCOMMODATION, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड द पोर्शन इज योर मैथमेटिक्स, राइट। तो देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, और वो भी आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का। देखिएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। 16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रिमासिक तिमाही देय हो। ऑप्शन नंबर ए 2582, ऑप्शन नंबर बी 2562, ऑप्शन नंबर सी 2500, ऑप्शन नंबर डी 2522। जल्दी से, आपके पास पूरे 30 सेकंड का टाइम।
Okay, so hope so you have chosen the right option while solving this numerical, right? Already times is up, right? So इसका सही आंसर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसका सही आंसर है 2522, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। अभी आएगा कैसे? कल ही हमने इसी के बेसिस पे सेम क्वेश्चन किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे। किस तरीके से करते हैं आपको याद रखना है, जो तिमाही दी गई है दैट मीन्स आपको समझना है त्रिमासिक, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ 3 महीने का एक आपको एन लेना है। तो आपको पता है कितना महीने हैं आपके, 9 महीने हैं। तो आप बताइए एन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 महीने के बेसिस पे 3 हो जाएगी। वेरी नाइस, आपको ये पता चल गया, होप सो, राइट। यहाँ पर मैं बात करूँगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर तो आपको कितना दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रेट दी गई है आपको 20%, ठीक है। और जो प्रिंसिपल दे रखा है वो हमें दे रखा है 16,000, क्लियर है। और जो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 मंथ्स, राइट। लेकिन ये जैसे ही आपको पता चल गया कि त्रिमासिक है तो आप बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 9 में आपको पता है 3 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो आपका कितना हो गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है। क्योंकि 3 महीने का एक आपको लेके चला है, त्रिमासिक, तिमाही, ओके। तो आपको पता है जैसे ही हम लोग ये करते हैं तो रेट भी हमारी कितनी हो जाएगी आपकी, बताइए जल्दी से। आपको पता है अगर हम 3 का है तो एक साल में कितनी हुई तिमाही, 4 हुई ना। तो हमें 4 का क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो अगर हम 4 का डिवाइड लगाते हैं तो रेट में 4 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो रेट आपकी दी गई थी 20/4 कितना निकल के आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना था, याद रखिएगा। त्रिमासिक में 3 का महीने का डिवाइड लगाया तो आपके पास में नंबर ऑफ एन की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और यहाँ पर रेट निकालने के लिए आप सबसे पहले सोचते हैं कि एक साल में कितनी तिमाही आ रही है, कितनी आ रही है, 4, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है। तो 12/3 करोगे तो आएगा 4 का डिवाइड लगाएंगे रेट में, ठीक है। तो आपको रेट पता चल गई अभी 5, एन पता चल गया 3, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें करेंगे क्या। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले किसका, अमाउंट का। हमें निकालना इंटरेस्ट है लेकिन हम पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला है A = P 1 + R/100 टू दी पावर कितना, n, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपको पता है 16, ठीक है, 1000, और ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पर आ गया आपका 5/100 टू दी पावर n। 5 बन जा 5 और 5 से 100 कितने टाइम जाएगा, 20, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर आप कर सकते हैं 16,000 और ब्रैकेट में आप देखेंगे तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ओनली 1 आएगा, आप 20 की पावर यहाँ पे कितने, एन की वैल्यू कितनी हो गई थी, 3। इसके नीचे बन लेके एलसीएम ले लीजिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू 16,000, ओके। यहाँ पर आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, 20 + 1 टू दी पावर 3, क्लियर है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो 16,000 × 21/20 की पावर 3, क्लियर है, ओके। अब आप इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। 16,000 21/20 × 21/20 × 21/20, क्लियर है। 3 0 है, 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों जीरो कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 से 16 कितने बार कट जाएगा, 2 टाइम, क्लियर है। तो आपके पास में अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × आप 21 × 21 × 21, क्लियर है। ये निकल के आ गया। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, इतना आप लोगों ने समझ लिया। इसमें एन की वैल्यू हमने 3 रखी और रेट की वैल्यू 5 कैसे निकाला, 20, और कितनी तिमाही होती है एक साल में, 4, तो 4 से हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें आगे, ओके। तो अमाउंट की हमारे यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 21 × 21 × 21, ठीक। तो अमाउंट इज इक्वल टू 21 × 21, ठीक है। 2 × 21 × 21 आप जानते हैं 441 × 21, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू, अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 × 2, 2 4 × 8 और 2 4 × 8 × 21, क्लियर है। अच्छा 21 का मल्टीप्लाई करिए, 21 2 ज़ा होता है 42 होता है, सॉरी 4 तो कैरी आएगा। 21 8 ज़ा होता है 168 और 8 कितना हो जाएगा, 172, तो कैरी कितने होगा, 17, ठीक है। 21 8 ज़ा हो जाएगा 168 और 7 175, 175 में 10 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 185। तो अमाउंट की वैल्यू निकल आई 18522। लेकिन अब आप जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी लिखो, ठीक है।
तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट हमारा कितना आया 18522 और प्रिंसिपल कितना था हमारा 16,000। वेरी नाइस। तो 2 से 2, 2 से 2, 5 से 0 5 और 18 से 16 2। कितना आंसर आ गया 2522। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर n, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको पता त्रिमासिक दिया गया है, तो n की वैल्यू 9 महीने थे, तो त्रिमाही कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। n की वैल्यू निकल आई। रेट को भी हमें बदलना पड़ता है, तो एक साल में कितनी तिमाही होंगी 4, तो 4 का डिवाइड लगाएंगे रेट पे, तो आपकी रेट एक्चुअली में जो हमें वैल्यू पुट करनी उसकी वैल्यू निकल आएगी। अमाउंट का फॉर्मूला निकाला, अमाउंट की वैल्यू निकाल दी, 18,522 आया। और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, निकाल दिया, आंसर निकल आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एप्टीट्यूड टेस्ट का, और आप देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, फाइंड n इफ 5 टू दी पावर n मल्टीप्लाई 125 टू दी पावर -6 टू दी 5 टू दी पावर -1, डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर -7 इज इक्वल टू 1, राइट। n का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घात n गुणे 125 की घात -6 गुणे 5 की घात -1 बटे हर में दिया है 5 की घात -7 बराबर 1। तो आपको n का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी -3, ऑप्शन नंबर सी 13 एंड ऑप्शन नंबर डी 11। जल्दी से आपके पास पूरे याद रखिएगा 30 सेकेंड्स का टाइम। Okay, so hope so all of you have chosen the right option for this question, right? Okay, times is up, so right option it is the option number 8 12, right? लेकिन आएगा कैसे, सबसे बड़ी बात तो यही है। शायद बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट। चलिएगा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट, और आपको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और मुझे दिखाना होगा हर चीज़, ठीक है, इसलिए आपको इसको मैं ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले एक्सपोनेंट का रूल है, तो एक्सपोनेंट के रूल में आप हमेशा देखते हैं कि आपको सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 टू दी पावर n है, ठीक है। 125 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 और इसकी होल पावर में कितना दिया है -6, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये सर लिखा है 5 टू दी पावर आपका कितना देख रखा है -1, ठीक है, क्लियर है, ओके, अपॉन में 5 टू दी पावर -7, ओके, इक्वल टू में आपका 1 लिखा है, ठीक है, लिख दीजिए। और 1 को आप जानते हैं, आप 5 टू दी पावर n लिखा है, n लिखा दे दीजिए, मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 6 का कितना हो गया -18, क्लियर है, मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर कितना है -1। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, तो आप जानते हैं रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में पावर्स होती हैं अगर हम उन्हें न्यूमरेटर में लेके आए तो पावर्स क्या हो जाती हैं, अगर नेगेटिव की है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव की है तो नेगेटिव। सेम वे अगर हम न्यूमरेटर से कोई चीज़ डिनोमिनेटर में लाते हैं तो भी यही चीज़ होती है, पावर्स का क्या हो जाता है, वो साइन चेंज कर लेती है। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 की पावर -7 था, तो किसका हो जाएगा बोलो, +7 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू में। अब 1 आप लिख सकते हैं, अगर सब में देखें तो 5 5 आ रहा है, तो 1 को हम लिख सकते हैं किसकी वैल्यू 1 होती है, तो किसी की पावर में अगर हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। तो यहाँ पर मैं 5 की पावर में कितना लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब आप देखिएगा सभी के बेस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और बेस अगर सेम आ रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। तो यहाँ पर n है, ये -18 रहेगा, ओके, ये आपका -1 रहेगा, ओके, और ये आपका +7 रहेगा, इक्वल टू 5 टू दी पावर कितना आ जाएगा आपका 0, क्लियर। अब आप यहाँ पर देखें तो मुझे यहाँ पर आप 5 टू दी पावर, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा है, ठीक है, तो n माइनस का कितना हो गया 19, ओके, और प्लस का कितना हो गया आपका 7,
इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 0। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पे 5 टू दी पावर माइनस का 19 है प्लस का 7 है, तो किसका बचेगा माइनस का 12। n माइनस 12 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 0। अब तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, पावर्स का क्या करा दीजिए कंपेयर, मतलब सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगे कंपेयर। n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 12 उस साइड चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा n की वैल्यू 12 आ गई। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो आपने देखा हमने क्या किया, सबसे पहले सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदला, मतलब 5 की पावर से बदला। इसके बाद में हमने हर किसी को न्यूमरेटर में लेके आ गए, तो मतलब जो डिनोमिनेटर्स में पावर्स हैं उन्हें हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो उनकी पावर्स जो दी गई है 5 की पावर वो आपकी किस में हो जाएगी, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, और ये हमेशा होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेते हुए जाओ, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, मतलब चाहे तो हर वाली जो भी आपके टर्म्स हैं उनको अंश में लेके जाओ, चाहे अंश वाले को हर में। और इसके बाद में आपने देखा 1 को क्या ले सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिक टर्म की पावर में अगर 0 लगा दें तो वो क्या हो जाता है 1 के इक्वल। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे 5 की पावर में आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए यहाँ पर भी किसमें 5 की पावर 0 में लिख दीजिए 1 को। ठीक है, और सिंपली फिर बाद में कैलकुलेशन करके पावर्स अगर आपकी पावर्स दिए गए हो सेम बेस हो और मल्टीप्लाई में लिखे हो तो पावर्स क्या होती है ऐड होती हैं। उस रूल से सॉल्व करके आफ्टर दैट सेम बेस पे पावर्स को कंपेयर करा दिया, आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, and most of the students have scored 10 out of 10 in this aptitude test, and I hope so you all enjoying this aptitude test on the daily basis. So please subscribe my YouTube channel Sonakia Math Classes and tell others to subscribe my channel and watch this aptitude test on the daily basis. Right, thank you, Zai.